चलिए हम पढ़ने वाले हैं अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बारे में हम पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाना किसी विशेष टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो उसे क्या बोला जाता है, संचार, या फिर बोला जाता है उसको कम्युनिकेशन। तो अब किसी माध्यम से भेजा जाना है तो उसके प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे हम उसको भेजा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हम पढ़ेंगे, यानी कि संचार के जो प्रकार है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन के बारे में एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। देखिए मतलब यहाँ पे जो एनालॉग कम्युनिकेशन है, एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन दोनों देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो संकेत है, संकेत के जो तरंग होते हैं, तरंगों के विभव और धारा में लगातार परिवर्तन होता रहता है। जबकि डिजिटल, यहाँ पे अगर देखें एनालॉग में आपको इस प्रकार भेजा जाता है, पर डिजिटल में आपको 0 1 के फॉर्मेशन में यहाँ पे संदेशों को एक स्थान पर जो तरंगे हैं उनको भेजा जाता है। इसमें जो सूचनाएं हैं वो यहाँ पे संकेत के रूप में देखने को मिलती है, परंतु एनालॉग में आपको परिवर्तन देखने को मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पे जो अलग चीज़ है हम देख लेते हैं। संप्रेषण माध्यम के आधार पर संचार के जो प्रकार है वो अगर देखें तो यहाँ देखिए वायर्ड कम्युनिकेशन देखने को मिलता है और वायरलेस कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। अच्छा, वायर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, तो वायर्ड कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो वायर्ड मतलब जहाँ पे वायर या तार का प्रयोग होता है। इस संचार में तरंग हमेशा जो होती है चालक के माध्यम से, जो चालक के माध्यम से होने वाले विद्युत प्रवाह से जुड़ी होती है। और इस संचार में जो है भौतिक तारों का प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से 3 होते हैं, जैसे ओपन वायर पेयर होता है, कोएक्सियल केबल होती है, ऑप्टिकल फाइबर होता है। तो ओपन वायर जो पेयर होता है, खुले तार का युग्म होता है। इस प्रकार के जो कम्युनिकेशन है उसमें तांबे के जो 2 तार है देखने को मिलते हैं। तांबे के 2 तार इस प्रकार से देखें तो इस प्रकार देखने को मिलते हैं तांबे के 2 तार। तो ये 2 तार होते हैं जो समानांतर रूप से चालक के रूप में कार्य करते हैं और इसमें कुचालक की परत चढ़ाई जाती है, यानी कि या तो प्लास्टिक हो सकती है, अन्य कोई धातु हो सकती है जो कुचालक होती है। इस प्रकार के संचार का लाभ यह है कि यह सतत सस्ता होता है और तार बिछाना भी आसान होता है। किंतु इसमें कमी है कि इसकी क्षमता जो है सीमा मतलब क्षमता की जो सीमा है देखने को मिलती है कमी होती है, तथा आंकड़ों के संप्रेषण या जो कम्युनिकेशन उसकी दर अत्यंत धीमी होती है। दूसरे जो प्रकार है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल के जो केंद्र है वो तांबे का तार यहाँ देखने को मिलता है। जैसे डिस्क कनेक्शन आपने देखे, डिस्क कनेक्शन का जो तार है उसके बाद एक और ऊपर से फिर एक परत चढ़ाई जाती है, फिर ऊपर से प्लास्टिक की परत चढ़ाई जाती है। तो इस प्रकार के जो है कोएक्सियल केबल कहलाते हैं। और इसके चारों ओर जाली रहती है जिसे सील्ड कहा जाता है। तांबे के तार व सील्ड के बीच में पॉलीथीन जो रहती है, जो कि कुचालक रहती है, वो यहाँ पर चढ़ाई जाती है। तो ये देखने को मिलता है। ऑप्टिकल फाइबर की अगर बात करें तो वर्तमान में टेक्नोलॉजी चल रही है जो कि प्रकाश की तरंगों के आधार पर यहाँ पे जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीज़ों को भेजने का काम करती है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्टिकल फाइबर है, प्रकाशीय तंतु, कांच तथा सिलिका के रेशे होते हैं जो प्रकाश के माध्यम से तीव्र व बेहतर संचार स्थापित करते हैं। और प्रकाशीय तंतु प्रकाश के जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसके आधार पर यहाँ पे वर्क करता है, जिसमें प्रकाश स्वतः ही परिवर्तित होकर यहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देख सकते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन मतलब जहाँ पे वायर यूज़ नहीं होता है, यानी कि मोबाइल जो होता है, मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल आज की डेट में देखें तो वो भी वायरलेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करते हैं। इसके द्वारा संचार स्थापित करने का वर्तमान समय का महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। और 1970 की अगर बात करें, 1970 के दशक की, तो इसमें विश्व स्तर पर सर्वप्रथम मोबाइल आए थे और 1980 के दशक में मोबाइल का विकास हुआ। भारत में 1990 में, ठीक है, 1990 के दशक में मोबाइल आए और मोबाइल में डाटा संप्रेषण की 3 टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। एक तो FDMA होती है, एक TDMA होती है और एक होती है CDMA। तो FDMA जो होती है फर्स्ट जनरेशन में आई थी और TDMA जो होती है, TDMA और CDMA ये दोनों सेकंड जनरेशन की कहलाती है। तो FDMA का फुल फॉर्म क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इनका फुल फॉर्म यहाँ पे याद रख लीजिए, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो FDMA एंड जो टेक्नोलॉजी है उस पर आधारित है। मतलब यहाँ पे अगर देखें तो इसमें फ्रीक्वेंसी पर कॉल चलती है और एक समय में एक ही कॉल यहाँ पे देखने को मिलती है FDMA में, फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत देखने को मिलता है। TDMA की बात करें तो टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, TDMA इसको बोला जाता है, जिसमें अगर देखें तो ये TDMA जो है मतलब यहाँ पे देखिए FDMA जो थी एनालॉग सिग्नल पर वर्क करती है और TDMA यहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसमें एक समय में 3 कॉल चल सकती है, परंतु FDMA में सिर्फ एक ही कॉल चलती थी। TDMA के द्वारा जो है FDMA की तुलना में 3 गुना अधिक कॉल भेजी जा सकती है, मतलब इसकी क्षमता यहाँ बढ़ा दी गई। फिर CDMA आया। CDMA मतलब कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यह भी डिजिटल टेक्नोलॉजी पर वर्क करती है, यानी कि दोनों जो है सेकंड जनरेशन के देखने को मिलते हैं और ये जो है फर्स्ट जनरेशन को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ देखिए CDMA हमने देखे कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसमें कॉल को एक यूनिक कोड में दे दिया जाता है, जिसमें डाटा संप्रेषण में डाटा कंजेक्शन यानी कि जो अवरोध है उसकी समस्या नहीं आती और यह टेक्नोलॉजी का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
जीएसएम भी यहाँ पे देखने को मिलती है, हालांकि वर्तमान में जीएसएम ज़्यादा यूज़ होती है। इसके साथ ही हम देखें तो हमको यहाँ पे मोबाइल जनरेशन देखने को मिलती है। मोबाइल जनरेशन का मतलब होता है अलग अलग प्रकार से जो है मोबाइल आए, उनकी टेक्नोलॉजी में चेंजेस हुए हैं, तो उसके कारण इसको जो अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है, जिनको हम बोलते हैं मोबाइल जनरेशन। जैसे कंप्यूटर जनरेशन हमने देखे थे, तो प्रोसेसिंग स्पीड मतलब प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी चेंज होते जा रही थी, तो यहाँ पर जनरेशन चेंज हो रही थी। उसी प्रकार मोबाइल में भी कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी चेंज हुई, तो इसके कारण यहाँ पर जनरेशन को बदल दिया गया। तो उस हिसाब से अगर देखें तो 5 जनरेशन देखने को मिलती हैं। तो देखिए, एक तो है फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन जो थी, इस पीढ़ी में संचार जो नेटवर्क था यानी कम्युनिकेशन नेटवर्क कम बैंडविड्थ यानी कि आवृत्ति होती है उसमें एनालॉग जो संचार है, एनालॉग कम्युनिकेशन है, उसमें नेटवर्क होते थे। फर्स्ट जनरेशन में केवल वॉइस डेटा को वॉइस मतलब आज की डेट में सभी चीज़ें यहाँ पर ट्रांसमिट हो जाती है, परंतु फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ वॉइस डेटा को यहाँ पर ट्रांसमिट किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन संचार सेवाएं शुरुआत में केवल कार या वाहनों में लगाई गई थी, क्योंकि इस जनरेशन के मोबाइल आकार में बड़े होते थे, जिन्हें हाथ में लेकर चलना या जेब में लेकर चलना काफ़ी कठिन होता था। बात करते हैं सेकंड जनरेशन की, तो सेकंड जनरेशन में जो मोबाइल फ़ोन थे उनकी बैंडविड्थ भी काफ़ी कम हुआ करती थी, ठीक है। और इस जनरेशन में वॉइस डेटा के साथ साथ टेक्स्ट डेटा यानी कि साथ में वॉइस और प्लस मैसेज यानी कि जो टेक्स्ट मैसेज हुआ करते थे, पहले में सिर्फ वॉइस होता था, दूसरे में वॉइस और टेक्स्ट दोनों ही, जिसे एसएमएस बोलते हैं, ये भी भिजवाया जा सकता था। सेकंड जनरेशन के मोबाइल फ़ोन डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आधारित थे, जिससे संदेशों के आदान प्रदान की गति काफ़ी तेज हुई। और इसी के पश्चात जो है 2.5 जनरेशन यहाँ देखने को मिलती है। तो 2.5 जनरेशन के मोबाइल सेकंड जनरेशन से काफ़ी उन्नत हुआ करते थे, काफ़ी अच्छे हुआ करते थे, और यहाँ एसएमएस के साथ साथ में एमएमएस यानी कि जो मल्टीमीडिया जो मैसेज है वो भी भिजवाया जा सकता था। फिर आई थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए थर्ड जनरेशन के मोबाइल सेकंड जनरेशन की अपेक्षा काफ़ी अधिक तीव्र और उच्च गति वाले यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बैंडविड्थ भी उनकी काफ़ी तेज हो गई। और 3G नेटवर्क पर उपभोक्ता मतलब यहाँ पे 3G नेटवर्क पर उपभोक्ता 2 MB 2 मेगाबाइट पर सेकंड की गति से डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। और जबकि 2G में अधिकतम 2G जो था उसमें अधिकतम 144 KB यानी कि 144 KB पर सेकंड की दर से यहाँ पे डाटा ट्रांसफर होता था। थर्ड जनरेशन जो था, थर्ड जनरेशन में हाई स्पीड इंटरनेट देखने को मिला, ठीक है। वीडियो, म्यूजिक डाउनलोडिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली, जो कि 2G के मुकाबले में काफ़ी बेहतर हुआ करती थी। फिर आई फोर्थ जनरेशन। तो यहाँ देखिए फोर्थ जनरेशन जिसे हम 4G बोला जाता है, ठीक है। 4G टेक्नोलॉजी पर आधारित जो मोबाइल है, इंटरनेट प्रोग्राम, ये सारी चीज़ों पर आधारित ये सेवाएं प्रदान करते थे। 4G टेक्नोलॉजी गति है, हम देख सकते हैं 100 MB पर सेकंड की स्पीड से यहाँ देखने को मिलती है। 4G टेक्नोलॉजी में उपभोक्ताएं जो कंज्यूमर होते हैं उनको अति उच्च गुणवत्ता की ऑडियो वीडियो सुविधा उपलब्ध कराई गई। डेटा ट्रांसफर की गति भी काफ़ी तेज कर दी गई। फिर आई फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के जो स्पेशलिस्ट होते हैं या विशेषज्ञ होते हैं, उनके द्वारा भारत में 2020 तक फिफ्थ जनरेशन के मोबाइल फ़ोन अस्तित्व में आए, और यह मोबाइल जो थे 4G की तुलना में कई गुना तेज, स्मार्ट और इंटेलिजेंट हुआ करते थे, ठीक है। इसके बाद हम देख सकते हैं इससे संबंधित कुछ और चीज़ें हमको देखने को मिलती है मोबाइल से रिलेटेड, जैसे कि अगर बात करें 1G 2G 3G 4G, बाद में अभी वर्तमान में 5G आने वाली है। तो उसके बाद हम देखेंगे GMPSC, ठीक है। तो इनके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये देखिए पहली जो जनरेशन थी फर्स्ट, इसको 1G बोला जाता है, इसको फर्स्ट जनरेशन बोलें। तो यहाँ 1981 की बात करें, सन 1981 में इस जनरेशन में मोबाइल फ़ोन की शुरुआत हुई, और यह मोबाइल फ़ोन एनालॉग टेक्नोलॉजी पर, जो कि हमने पहले देख चुके हैं, और इसकी जो स्पीड हुआ करती थी 2.4 KB पर सेकेंड की स्पीड से डाटा ट्रांसफ़र करते थे। इस मोबाइल फ़ोन में केवल वॉइस डेटा होता था। 2G में हमने देखे वॉइस के साथ टेक्स्ट डेटा भी हुआ करता था, और इनकी शुरुआत 1991 में देखने को मिलती है, ठीक है। टेक्स्ट भी हुआ करता था। और थर्ड में अगर देखें तो थर्ड में ये जो है थर्ड जनरेशन 2001 के आसपास देखने को मिलती है। प्रथम बार मोबाइल फ़ोन में ये ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी मल्टीमीडिया फॉर्म में यहाँ पे देखने को मिलती है डाटा ट्रांसफ़र के लिए, और 2000 KB पर सेकंड की स्पीड से यहाँ देखने को मिलता है। और यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 64 KB पर सेकंड, यहाँ पे 2.4 KB, यहाँ पे 2000 KB पर सेकंड की स्पीड से देखने मिला। फिर बाद में आई फोर्थ जनरेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फोर्थ जनरेशन की अगर बात करें तो फोर्थ जनरेशन आपको सन 2011 में देखने को मिलता है, और ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी पर आधारित थे। इसमें जो है डेटा ट्रांसफ़र की दर 100 MB पर सेकंड की स्पीड से देखने को मिलती है। मोबाइल फ़ोन में IP बेस्ड प्रोटोकॉल की शुरुआत यहाँ पे हुई। इसके साथ ही भारत में थर्ड जनरेशन के मोबाइल फ़ोन की सेवा 11 दिसंबर 2008 से शुरू होती है। 11 दिसंबर 2008 से थर्ड जनरेशन के मोबाइल की सेवा भारत के अंतर्गत शुरू की गई है।
और यह सेवा MTNL, ठीक है, जो मैं महानगर जो टेलीफोन निगम लिमिटेड है, जो कि दिल्ली में प्रारंभ की गई। और यहाँ पे देखें तो इसे जादू नाम दिया गया था। भारत में पहली 4G जो सेवा है एयरटेल के द्वारा शुरू की गई। और कब शुरू की गई? अप्रैल 2012 में जो है एयरटेल के द्वारा 4G सेवा सबसे पहली बार शुरुआत की गई थी। बात करते हैं GMPSC की, जिसे ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन वाई सैटेलाइट की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है। और इन मोबाइल फ़ोन को भी सैटेलाइट कहा जाता है, जो सैटेलाइट की सहायता से उपभोक्ताओं को एक ही नंबर का उपयोग कर एक ही यंत्र की सहायता से विश्व के किसी भी समय कभी भी यहाँ पर किसी भी स्थान पर संपर्क करा सकते हैं। और इसके द्वारा जो है पूरी तरह से साफ तथा स्पष्ट आवाज़ सुनाई देती है। ज़्यादातर देशों में सैटेलाइट फ़ोन का प्रयोग सुरक्षा एजेंसी द्वारा किया जाता है। साथ ही हम देखें कुछ ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी हमको देखने को मिलती है। तो ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी क्या होती है? तो यह उच्च गति पर अधिक आंकड़े को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित करने चाहे मतलब जो है करना चाहे तो उसके लिए ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी यहाँ पर प्रयोग की जाती है। ब्रॉडबैंड जो शब्द है उसका प्रयोग इंटरनेट के लिए किया जाता है, ठीक है। और यदि इंटरनेट पर ब्रॉडबैंड सेवा मिल रही है तो वह इंटरनेट ब्रॉडबैंड कहलाता है। और यह सेवा 3 प्रकार से हम देख सकते हैं, जैसे DSL है, DSL या ADCL, जिसे डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन बोलते हैं, या फिर हम बोले असिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, असिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या फिर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इसको बोला जाता है। इसके माध्यम से फ़ोन पर डाटा प्राप्त किया जाता है। फिर ऑप्टिकल फाइबर हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, जो कि प्रकाशीय तंतु पर इंटरनेट सेवा प्राप्त करता है और यह आपको तीव्र गति से ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करता है। फिर होती है वायरलेस टेक्नोलॉजी, जो बिना किसी तारों का प्रयोग किए डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का काम करती है, वायरलेस टेक्नोलॉजी कहलाती है। वायरलेस टेक्नोलॉजी में इंफ्रारेड जो रेस होती है, इंफ्रारेड तरंगे तथा जो माइक्रोवेव्स होती है उसका प्रयोग किया जाता है। और इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी को लाइन ऑफ साइट टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। यह इंफ्रारेड में 2 चीज़ें करीब करीब होना चाहिए, जैसे टीवी का रिमोट है, ये चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। माइक्रोवेव्स टेक्नोलॉजी में बिना लाइन व साइट के भी डाटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई या वाईमैक्स से बोल सकते हैं। इसके अलावा ब्लूटूथ की बात करें तो ब्लूटूथ एक माइक्रोवेव के माध्यम से डेटा ट्रांसफ़र करता है। मतलब इसकी जो रेंज होती है वो आपको पता होगा 10 मीटर के आसपास देखने को मिलती है। और इसके माध्यम से मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, लैपटॉप, PC, प्रिंटर, ये सभी को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है और डाटा को शेयर किया जा सकता है। वाईफाई, इसका पूरा नाम वायरलेस फीडिबिलिटी है और यह भी माइक्रोवेव जो है उस पर डाटा ट्रांसफ़र करता है माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी की सहायता से। वाईफाई का दायरा ब्लूटूथ की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है, यानी कि 300 से 400 मीटर तक का हो सकता है। इसके अलावा ऐसे स्थान जहां वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट सेवा चल रही है तो ऐसे स्थान को हॉट स्पॉट भी कहा जाता है। जैसे आपके मोबाइल में आप देखते हैं ना, हॉट स्पॉट ऑन कर लेते हैं, दूसरा व्यक्ति जो है मोबाइल के जो डाटा है या फिर इंटरनेट है उसका यूज़ कर सकता है, पासवर्ड के द्वारा उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। एक और होता है वाईमैक्स। तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए वाईमैक्स जो होता है जिसे हम वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेटिबिलिटी फॉर माइक्रोवेव इसको बोला जाता है और यह भी माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी पर आधारित है। वाईमैक्स का दायरा अपेक्षाकृत अधिक और विस्तृत होता है और यह लगभग 3 से 4 किलोमीटर के क्षेत्र में, मतलब MB पर सेकेंड, कुछ MB पर सेकेंड की स्पीड से डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। बात करते हैं भारत के अंतर्गत पुणे की, तो पुणे भारत की पहली वाईफाई सिटी है और पुणे जो है रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है पुणे में, इसलिए मतलब जो पुणे है, पुणे के रेलवे स्टेशन को हॉट स्पॉट भी कहा जाता है। तो कुछ बेसिक चीज़ें थी किसके अंतर्गत, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। एक बार हम सारी चीज़ों को यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, हमारे दिमाग में पिक्चर क्रिएट हो जाएगी कि हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़े हैं। तो देखिए यहाँ इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हमने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जिसे हम बोलते हैं, तो देखिए जो कि आपको 9 नंबर का चैप्टर में देखने को मिलेगा, ये पहला टॉपिक। इसके बाद हम रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे, तो हमारा कंप्लीट टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, तीन टॉपिक और बचे हैं, 3 लेक्चर के बाद ये जो 3 क्लास है उसमें कंप्लीट ये हो जाएगा। और यहाँ देखिए इसके बारे में हमें जाने कंप्यूटर की बेसिक चीज़ें, ब्लॉक डायग्राम के बारे में जाने, मेमोरी क्या होती है, मेमोरी के यूनिट से जाने, मेमोरी के प्रकार देखें। ठीक है, उसके बाद हार्डवेयर क्या होता है, फिर सॉफ्टवेयर के बारे में हमने जाने, सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाने, इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। फिर कंप्यूटर नेटवर्किंग में हमने बहुत सारे प्रकार देखे, लैन मैन, बैन, पैन, WW, ये सारी चीज़ों के बारे में जाने। फिर कंप्यूटर के प्रकार देखे टेक्नोलॉजी मतलब वर्किंग के आधार पर, सुपर कंप्यूटर और सामान्य कंप्यूटर में अंतर, यूजेस देखे सुपर कंप्यूटर भारत के अंतर्गत क्या है, उसका विकास, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। फिर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जाने, प्रोसेसिंग स्पीड क्या होती है, कुछ बेसिक यहाँ सोशल मीडिया और जो वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन है उनके बारे में जाने, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में देखें जिसके अंतर्गत वायर्ड और वायरलेस है, मोबाइल जनरेशन,
इसके बाद ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी के बारे में जाने, तो ये सारी चीज़ हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में।